हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा जी यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग की। कौन कौन से कोशिकांग पढ़ चुके हैं एक बार आज मैं जल्दी से एक बार फटाफट आपको बता देता हूं, लेकिन उसको बताने से पहले ये जरूर बता देता हूं कि आज पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे क्या, लाइसोसोम जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था, और फिर बात करेंगे किसी माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ हम रसधानी की भी बात करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम, रसधानी और माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करेंगे, और फिर लेकर आऊंगा बेटा जी मैं क्विज। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, बात करेंगे किसी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ ली, जिसमें हमने कोशिका भित्ति देख ली, जिसमें हम कोशिकांग देख रहे हैं, कौन-कौन से देख लिए हैं, अंतद्रव्य जालिका देख लिया, राइबोसोम देख लिया, गोल्जिकाए देख लिया। अब गोल्जिकाए जो था वही उत्तरदायी था किसके निर्माण के लिए, याद करिएगा लाइसोसोम्स के निर्माण के लिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गोल्जिकाए, याद करिए गोल्जिकाए की ट्रांस सतह थी, याद आ रही, जो कोशिका झिल्ली के पास थी, है ना, उसके पास ऐसे एंजाइम लाकर छोड़े जिसका उपयोग कोशिका के अंदर ही करना है, ऐसे पाचनीय एंजाइम है ना, और उन एंजाइमों के ऊपर एक आवरण बनाकर एक गोल्जियन रिक्तिका बनी थी। वो गोल्जियन रिक्तिका जब अलग हो गई तो हमने उसको क्या नाम दिया, लाइसोसोम नाम दिया था। याद आ रहा है, बताया मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पूरा बताया है। ठीक है, अब बात करें किसकी बेटा, इनकी किसकी, लाइसोसोम्स की, जिनको हम लयनकाय भी बोलते हैं। याद रखना, इनको हम लयनकाय भी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या नाम देते हैं, लयनकाय, लाइसोसोम, जिनके ऊपर एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली, याद रखना एक झिल्ली। ठीक है, और अंदर भरे पड़े हैं क्या, पाचनीय एंजाइम भरे पड़े हैं। बताइए, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, अब एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं किसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। सबसे पहला बिंदु कि लाइसोसोम की खोज किसने करी है। सबसे पहला बिंदु, ये लाइसोसोम की खोज किसने करी है, तो याद रखना 1955 में एक वैज्ञानिक थे, 1955 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है डी ड्यूव। याद रखना डी ड्यूवे, वैज्ञानिक का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आपने याद रखना डी ड्यूवे। इन्होंने खोज करी किसकी, लाइसोसोम की। खोज करता है इसके बेटा जी आपके लाइसोसोम के, सिंपल तरीके से आपने याद रखना। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना, ये लाइसोसोम एक पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, किसमें मिलते हैं ज्यादा और किसमें मिलते हैं बहुत कम, तो याद रखना मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और पादप कोशिका में बहुत निम्न मात्रा में होते हैं, या मैं बोलूंगा अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में, याद रखना पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तीसरा बिंदु भी लगे हाथ बता देता हूं, इनका निर्माण किससे होता है, गोल्जिकाए से होता है। इनका निर्माण याद रखना है आपने, गोल्जिकाए से होता है। बताएं, क्या ये तीन बिंदु आप याद रख सकते हैं जिंदगी भर, क्या क्या, लाइसोसोम, ठीक है, किसने खोज करी, 1955 में डी ड्यूव ने खोज करी थी। दूसरा बिंदु, किसमें मिलते हैं, जंतु कोशिका में मिलते हैं, पादप कोशिका में नहीं है, और अगर है भी तो बहुत निम्न मात्रा में। निर्माण कौन कर रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि निर्माण कौन कर रहा है बेटा जी, इनका लाइसोसोम का कौन करता है, गोल्जिकाए करता है। याद रखना। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, अब नेक्स्ट चौथा बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, इनके अंदर क्या मिल रहा है, सोचिए, इन लाइसोसोम्स के अंदर क्या मिल रहे हैं। क्या ये एकल झिल्ली से आवृत है, ये लिखने की जरूरत है, ये समझ में आता है, इतना तो समझ में आता है ना। क्या एक झिल्ली से आवृत है, चलो लिख देता हूं, एक झिल्ली से आवृत है। कितनी झिल्ली से आवृत है, एक झिल्ली से आवृत है। अब पांचवा बिंदु जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने चौथे पर स्टार लगा दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है तो ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा बिंदु जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इनके अंदर जो पाचनीय एंजाइम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, तो याद रखना इनमें, ध्यान से सुनना, इनमें जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या बोला, जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब आप बोलिए सर जल अपघटकीय का एंजाइम का मतलब क्या, तो देखो जल तो आपको समझ में आता है, वाटर। अपघटकीय वर्ड क्या है, अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, है ना, यानी ऐसे एंजाइम होंगे जो जब किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो साथ में निकलेगा जल। आया समझ में या नहीं आया, फिर से बोलूं, फिर से सुनना। मान लो मुझे इसको तोड़ना है, और जब ये टूटता है सरल पदार्थों में तो निकलते हैं क्या, जल भी निकल रहा है। ऐसे एंजाइम जो इस पदार्थ को तोड़ेंगे तो टूटते वक्त क्या निकलेगा, जल। ऐसे एंजाइमों को हम क्या बोलेंगे, जल अपघटकीय एंजाइम। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो जल अपघटकीय एंजाइम मिलता है, आप बोलेंगे कौन कौन से, मैं कुछ नाम बता देता हूं, देखिएगा, लाइपेज, प्रोटीएज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, और जैसे आपके माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज बोल देता हूं, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज में वो सारे आ जाएंगे, ये शब्द अभी समझ में नहीं आएंगे, अभी सिर्फ इतना सा कि ऐसे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करेंगे और जल निकलेगा, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन्स का अपघटन करेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो भी जल निकलेगा, मतलब जल तो निकलेगा ही निकलेगा। लाइपेजेज जो लिपिड्स का पाचन करेंगे, लिपिड्स को तोड़ेंगे, लिपिड्स का अपघटन करेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं आपके, जल अपघटकीय एंजाइम। बताएं, समझ में आ गया। नेक्स्ट छठा बिंदु, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये जो जल अपघटकीय एंजाइम है कितने प्रकार के मिल रहे हैं और किस वातावरण में काम करते हैं, ये जरूर ध्यान से सुनना बेटा जी। याद रखना ये एंजाइम ध्यान से सुनना, ये एंजाइम अम्लीय परिस्थिति में कार्य करते हैं। क्या बोला, ये जो एंजाइम जो होंगे ना, ये जल अपघटकीय एंजाइम, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये याद रहे बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भूल जाते हैं हम। याद रखना ये जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं, इसमें लाइसोसोम में, भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। और ये जल अपघटकीय एंजाइम जो हैं, ये भूल मत जाना कौन सी परिस्थिति में काम करते हैं, अम्लीय परिस्थिति में काम करते हैं, यानी ऐसी जगह काम करेंगे जहां पर अम्लीय परिस्थिति होगी, भूल मत। चलें आगे, चल नेक्स्ट, इसी में दूसरा बिंदु भी, मतलब इसी के अंदर ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, इसी बिंदु में लिख रहा हूं, कुल 50 प्रकार के एंजाइम की अब तक खोज हो चुकी है।
बताएं क्या ये छठा बिंदु पूरा का पूरा समझ में आया आपको? वापस से रिपीट करूं, वापस से सुनना बेटा जी। ये लाइसोसोम है जिसमें एक झिल्ली मिल रही है। कितनी झिल्ली मिल रही है? एक। चलो किसने खोज करी? डी डुवे ने। किसमें मिल रहे हैं? जंतु कोशिकाओं में। किसमें नहीं मिल रहे? पादप कोशिकाओं में। ठीक है, इनके अंदर क्या मिल रहे हैं? पाचनीय एंजाइम। ऐसे पाचनीय एंजाइम जब किसी का पाचन करेंगे, पाचन यानी किसी चीज को तोड़ेंगे, है ना, तो निकलेगा जल। ऐसे को हमने क्या बोला? जल अपघटकीय एंजाइम। कितने प्रकार के मिल रहे हैं? 50 प्रकार के अब तक खोजे जा चुके हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। कौन से वातावरण में काम करते हैं? अम्लीय वातावरण में काम करते हैं। कुछ उदाहरण बताइए, साहब बता दिए, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, बताएं क्या अब तक ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है? डन डन क्लियर है? आपने भूलना नहीं है, ये 6 के 6 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। अब ये तो हमने सिंपल सी बात करी किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में। अब जल्दी से खत्म करते हैं लाइसोसोम को, इसका कार्य देख लेते हैं। 6 बिंदु आपने याद रखने हैं और इसके कार्य याद रखने हैं, बस इतनी सी बात। आइए जी, सबसे पहला कार्य जरा सोच समझकर मुझे बताना। सोचिएगा, एक कोशिका है, ठीक है, मान लो मेरी एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर अगर सूक्ष्म जीव आते हैं, सोचो एक कोशिका जिसके अंदर मान लो अगर कोई सूक्ष्म जीव आया, मान लो ये कौन है? सूक्ष्म जीव है और ये अंदर आए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये सूक्ष्म जीव अगर कोशिका के अंदर आएंगे, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हानि पहुंचा सकते हैं, जो मैं बोलूंगा रोग उत्पन्न कर सकते हैं, इस कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप सोच समझकर मुझे बताएं इन सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाएगा? क्या इनको खत्म किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा? हाँ, यहां से खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? किया जाएगा ना, कैसे करें? अब साहब हमें पता है अंदर उपस्थित है कौन? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम में क्या उपस्थित है? जरा सोचिए इस लाइसोसोम में क्या उपस्थित है? पाचनीय एंजाइम। पाचन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़-फोड़ देना, खत्म कर देना, टुकड़े-टुकड़े कर देना, क्या कहलाता है? पाचन। बस सिंपल शब्दों में। अब आप मुझे बताएं, अगर ये लाइसोसोम है और इसके अंदर ये पाचनीय एंजाइम है, ठीक है, ये लाइसोसोम क्या करेगा? यहां पर आकर फट जाएगा और जैसे ये यहां आकर फट जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एंजाइम जो है वो इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो बताएं क्या इसका पहला कार्य समझ में आया? क्या ये सूक्ष्म जीवों का पाचन करते हैं या नहीं है? सोचिए सिंपल तरीके से, किसका पाचन कर रहे हैं? सूक्ष्म जीवों का क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट तीसरा कार्य, जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गोल्जी जो है वो स्थानांतरण कर रहा था, याद है? भूले तो नहीं है? पक्का ना? आप मुझे बताएं, मैंने 3 परिस्थितियां बताई थी। मैंने बोला था कुछ लिपिड्स हैं, कुछ प्रोटीन है जिनको कोशिका झिल्ली में पहुंचना था, किसने पहुंचाया? आपके गोल्जी ने। मैंने बोला कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एंजाइम है जिनको बाहर पहुंचना है, उनको भी बाहर पहुंचाने में सहायता करेगी, किसने? गोल्जी ने। फिर मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, फिर मैंने आपको बताया कुछ ऐसे प्रोटीन है जो एंजाइम है जो पाचन करेंगे कोशिका के अंदर, करेंगे ना? अब आप मुझे बताएं, किसी कोशिका के अंदर अगर सूक्ष्म जीव आए तो उनका भी पाचन करा दिया। अब जरा सोचिए, किसी कोशिका के अंदर अगर भोजनीय पदार्थ आता है, कौन आएगा भैया? ये मान लो ये क्या है? हमारा भोजनीय पदार्थ है, ठीक है। और ये भोजनीय पदार्थ अगर अंदर आया तो इस भोजनीय पदार्थ का पाचन कौन करेगा? ये लाइसोसोम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो याद करिए, कल नहीं, मतलब पिछले लेक्चर में, हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको, ध्यान से सुनना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 प्रकार का पाचन बताया था। एक बाह्य कोशिकीय पाचन और एक अंतः कोशिकीय पाचन। एक कोशिका के बाहर हो रहा था पाचन जिसमें एंजाइम बाहर निकाले जा रहे थे, एक कोशिका के अंदर हो रहा था पाचन जिसमें एंजाइम अंदर ही पाचन करेंगे। तो जरा सोचिए, ये लाइसोसोम सूक्ष्म जीवों का पाचन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या ये अंतः कोशिकीय पाचन भी करेंगे? सोचो, क्या ये अंतः कोशिकीय पाचन करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने ना बाह्य कोशिकीय पाचन का उदाहरण तो बता दिया था, हमारे अंदर कैसा पाचन होता है? बाह्य कोशिकीय। हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, वो हमारी आहार नाल में आते हैं और पाचन करते हैं। जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं हमारे मुख में कोई लार निकलती है, लार, उस लार में एंजाइम होता है। हमारे पेट में, हमारे आमाशय में कुछ रस निकलता है, जठर रस, उसमें एंजाइम होते हैं। हमारी छोटी आंत में कहीं पित्त रस आता है, अग्नाशय रस आता है। जरा सोचिए, रसों में क्या है? एंजाइम है। क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं। सर सोचिए, ये पाचन कहां है? क्या कोशिका से बाहर हो रहा है कि कोशिका के अंदर हो रहा है? कोशिका से बाहर हो रहा है, क्या कहलाएगा? बाह्य कोशिकीय पाचन। लेकिन क्या आपने ये नाम सुना है? पॉरीफेरस संघ, पॉरीफेरस संघ, जिसके अंदर स्पंज को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? स्पंज को रखा जाता है। स्पंज जानते हैं ना? स्पंज मिलती है कहां मिलती है बेटा जी? हमारे समुद्री पानी में मिलती है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा, पॉरीफेरा एक संघ है किसका? प्राणी जगत का, एनिमल्स का, जिसमें किसको रखा जाता है? स्पंजेस को रखा जाता है, जो सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। ये स्पंज के अंदर जो पाचन मिलता है वो कैसा मिलता है? अंतः कोशिकीय पाचन मिलता है। भूल मत जाना किसी भी हालत में। बताएं क्या ये सिंपल से 2 कार्य समझ में आए हैं या नहीं है? सिंपल से 2 कार्य क्या कि भैया सूक्ष्म जीव आएंगे, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दो, सब भोजन आएगा, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दो, सिंपल। चलें आगे। अब आखिरी तीसरा कार्य जो है, ध्यान से सुनना, तीसरा कार्य समझाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखना। आपको ये कोशिकाएं दिख रही हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आपको अगर कोशिकाएं दिख रही हैं तो ध्यान से सुनना। मान लो इनमें से ये वाली कोशिका, कौन सी? ये वाली कोशिका, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, ये वाली कोशिका जो आपको दिख रही है लाल रंग की, ये वो कोशिका है। ध्यान से सुनना, जो एक होता है क्रियाशीलता और एक होता है अक्रियाशीलता। मैं काम कर रहा हूं यानी मैं क्रियाशील हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, आलस आ गया, मैं बस पढ़ा हूं, सुस्त पढ़ा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, यानी मैं अक्रियाशील हूं। सोचो, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं इट मींस मैं क्रियाशील हूं, और अगर मैं नहीं पढ़ा रहा मैं क्या हूं? अक्रियाशील। यानी अगर काम कर रहे हैं तो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, यानी क्रियाशीलता दिखा रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अक्रिय हो गए। अब मैंने आपसे बोला कि ये कोशिका जो है ये अक्रियाशील हो गई है। अक्रियाशील का मतलब काम नहीं कर पा रही है। हो सकता है इसके अंदर जो कोशिकांग हैं वो खराब हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इसके अंदर केंद्र खराब हो गया, हो सकता है इसके अंदर कोशिकांग जो हैं वो खराब हो गए हैं। अब आप मुझे बताना सोच समझ के, ये एक कोशिका जो काम नहीं कर रही है, लेकिन क्या इस कोशिका ने जगह घेर रखी है या नहीं घेर रखी? सोचिए, क्या इस कोशिका ने इस जगह को घेर रखा है? हमारा फर्ज क्या है? सोचिए, हमारा फर्ज क्या है? क्या इस कोशिका को यहां रहने दें या इसको हटाएं यहां से? आप बोलेंगे सर हटाना पड़ेगा, यहां से तो हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? सर जगह घेर रखी है इसने, बिना फालतू में जगह घेर रखी है इसने, तो काम कर नहीं रही है और बिना फालतू में जगह भी घेर रखी है। समझ में आया? मीनिंग क्लियर है? अब इसको यूं भी सोच लीजिए कि भैया मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहा, फिर भी रोज आ रहा है, ठीक है, महीने की तनख्वाह उठा
आ रहा है। तो अब जरा सोचिए बाकी जो 9 लोग जो हैं वो कंप्लेन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। वो बाकी 9 लोग कंप्लेन करेंगे, बड़े जो हेड होएगा उसको, इसको निकालो, काम भी नहीं करता और मुफ्त की सैलरी उठा रहा है। तो जरा सोचिए यहां पर भी तो वही परिस्थिति है। ये कोशिका काम नहीं कर रही और मुफ्त में यहां पर पड़ी हुई है, जगह घेर रखी है। इस परिस्थिति में हमें इस अक्रियाशील कोशिका का सफाया करना है या नहीं करना? सोचो, हमें इस अक्रियाशील कोशिका को नष्ट करना है या नहीं करना? आप बोलिए हां सर करना तो है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से देखना, ये जो आसपास वाली जो कोशिकाएं हैं ना, ये जो दिख रही है आपको, ये आसपास वाली जो कोशिकाएं हैं, ये आसपास वाली कोशिकाएं इसी कोशिका को, जो अक्रियाशील है, इसी कोशिका को संदेश भेजती हैं। देखिए क्या, देखिए कुदरत का करिश्मा देखो क्या, कि इसी के आसपास वाली कोशिकाएं, जैसे वो एक व्यक्ति था काम नहीं कर रहा था, तो उसी के कंपनी के आसपास वाले जो 9 लोग थे उन्होंने कंप्लेन करी ना, बस उसी तरीके से ये काम नहीं कर रही है। तो इसी के आसपास वाली कोशिका ने इस कोशिका के पास संदेश भेजा, किस चीज का, कि भैया इसके अंदर जो लाइसोसोम है ना, इसके अंदर जो लाइसोसोम है वो फट जाए। क्या हो जाए? वो फट जाए। और अगर वो लाइसोसोम अंदर फट जाएंगे, मान लो अंदर लाइसोसोम है और वो सारे के सारे लाइसोसोम अगर फट जाएंगे तो अंदर क्या फैल जाएगा? दिमाग लगाएं, अंदर क्या फैल जाएगा? आप बोलेंगे सर अंदर पाचनीय एंजाइम फैल जाएंगे, और अगर अंदर पाचनीय एंजाइम फैल गए तो वो पाचनीय एंजाइम क्या कर देंगे? इस पूरी कोशिका का पाचन कर देंगे। बताएं क्या कर दिया भैया? इस पूरी कोशिका का क्या कर दिया? पाचन कर दिया। अब आप मुझे बताएं, ये पूरी कोशिका का जब पाचन हो जाएगा तो क्या जगह खाली नहीं हो जाएगी? अब जब जगह खाली हो जाएगी तो अब ये कोशिकाएं, अब याद करिए रुडोल्फ विर्चू याद रहा है, एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पुरानी मान लीजिए कोशिका विभाजन कर लेती है और नई कोशिका का निर्माण कर देती है। अब ये नई कोशिका बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगी। समझ में आया? तो कुल मिलाकर जरा सोचिए, यहां पर तीसरा कार्य क्या हो गया? क्या? अक्रियाशील कोशिकाओं का क्या करना? सफाया करना। यहां लिख देता हूं, अक्रियाशील कोशिकाओं का सफाया करना। बताएं मेरे बच्चों, समझ में आ गया ये तीसरा कार्य? ये तीसरा कार्य भी मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, किसका? हमारे लाइसोसोम का। अब एक बस नाम सुनिएगा, नाम सुनिएगा बेटा। यहां पर जो कोशिका थी, क्या उस कोशिका ने एक तरीके से खुद को नहीं मार लिया? जरा सोचिए, लाइसोसोम किसके फटे थे? या आस पड़ोस वालों के फटे थे क्या? नहीं, उसी के फटे थे जो अक्रियाशील थी। यानी इसी अक्रियाशील कोशिका के जो लाइसोसोम थे वो फट गए थे ना, है ना? हाँ, संदेश बाहर से आया, दूसरी आसपास की कोशिका ने संदेश भेजा क्या, कि वो कोशिका जो ढंग से काम नहीं कर रही, अपने लाइसोसोम को खोल दे। समझ में आ रहा है कि आसपास वाली कोशिका ने उस अक्रियाशील कोशिका के पास संदेश भेजा कि भैया अपने लाइसोसोम को खोल। जैसे उसने अपने लाइसोसोम उसके खुल गए, वो कोशिका क्या हो गई? खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो जरा सोच समझकर मुझे बताना, इसी अक्रियाशील कोशिका के लाइसोसोम्स ने इसी कोशिका को नष्ट कर दिया या नहीं किया? किया ना। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं लाइसोसोम को, ध्यान से सुनना, क्या मैं लाइसोसोम को एक कोशिका की आत्मघाती थैली बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? सोचो, एक कोशिका जिसके अंदर एक थैली नुमा संरचना है, जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम है, अब वो कोशिका अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो उस कोशिका के लाइसोसोम फट जाएंगे, और लाइसोसोम अगर फट जाएंगे तो वो कोशिका क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो जरा सोचिए, आत्महत्या का मतलब क्या होता है? खुद को मार लेना। तो इस कोशिका ने खुद के लाइसोसोम के कारण इसी कोशिका की मृत्यु हो गई या नहीं हो गई? तो हम इसको क्या बोलेंगे? आत्मघाती थैली बोलेंगे। सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। किसको? लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली बोला जाता है। याद रखना, ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा क्या? लाइसोसोम पूरा का पूरा। बताएं, कंफ्यूजन तो नहीं है? इतना जितना मैंने आपको बताया ये सारा का सारा याद रख लेना। 3 इसके कार्य और 6 इसके बिंदु थे, टोटल 9 चीजें थी, याद रख लेना। अगर प्रश्न आया तो यहीं से आएगा, अगर आप याद रखेंगे तो। ठीक है, चलें आगे। अब नेक्स्ट कोशिकांग जो हम पढ़ने वाले, कितने हो गए हैं? सोच, कितने कोशिकांग हो गए? अंतद्रव्य जालिका, राइबोसोम, फिर उसके बाद गोल्जिकाए, गोल्जिकाए से उत्पन्न कौन बेटा जी? आपकी कौन? लाइसोसोम। अब पांचवा, और पांचवा जो है जरा देखिए, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? कौन दिख रहा है आपको? ये कुछ दिख रहा है जिसके अंदर कुछ आता हुआ दिख रहा है, और इसने इसको अपने अंदर समाहित कर लिया। नाम क्या लिखा हुआ है? वैक्यूल लिखा हुआ है। और वैक्यूल क्या होती है बेटा जी? याद रखना, रसधानी। ध्यान से सुनना, क्या होती है? रसधानी होती है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई है? किसके बारे में बात करने वाले हैं? रसधानी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न जो बनेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, स्टार लगाकर मैं आपको बता देता हूं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर याद रखा करें। आइए रसधानी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु रसधानी में जो आपने याद रखना है वो ये कि इनका निर्माण भी किससे होता है? सोचो सोचो, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, इनका निर्माण भी किससे होता है? याद करिए। क्या मैंने आपको रिक्तिका बताई थी? एक खाली बैग था, रिक्तिका थी, ठीक है? उस रिक्तिका के अंदर अगर मैं कुछ डाल दूं, कुछ द्रव्य अगर डाल दूं, तो वो रिक्तिका क्या कहलाएगी? रसधानी कहलाएगी। आया समझ में? आइए पढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर रसधानी का सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना, रसधानी का निर्माण किससे होता है? तो गोल्जिकाए रसधानी का निर्माण करता है। बताएं, क्या ये चीज याद हो सकती है? गोल्जिकाए ही तो था। अब देखो याद करिए, अगर याद आ रहा हो, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूं, मैं थोड़ा सा ना गोल्जिकाए की डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये गोल्जिकाए था बेटा जी। इस गोल्जिकाए की ये ट्रांस सतह थी, इसी ट्रांस सतह से कुछ रिक्तिकाएं निकली थी। याद आ रहा है? 2 प्रकार की रिक्तिकाएं थी, एक वो रिक्तिका जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम है, और एक वो रिक्तिका जो खाली है। बताया था ना कि ये ट्रांस सतह है, ठीक है? और ये ट्रांस सतह से 2 प्रकार की रिक्तिकाओं का निर्माण हुआ जो अलग हो गई। एक के अंदर तो भरे पड़े हैं पाचनीय एंजाइम, जिसको हमने क्या बोला? लाइसोसोम। और ये जो दूसरी अलग हुई है, ये खाली अभी,
खाली है, खाली है। लेकिन अब जब इसके अंदर आप कुछ भर दोगे, इसके अंदर भी जब आप कुछ रस भर दोगे, तब मैं इसको क्या नाम दूंगा? रसधानी। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर क्या भरेंगे? तनिक वेट करो, अभी बता रहा हूं। लेकिन मीनिंग समझ में आ गया रसधानी का, कि रसधानी का निर्माण कहां से होता है बेटा जी? गोल्जिकाएं जो होती है वो रिक्तिका बनाती है, खाली खाली रिक्तिकाएं बनाती है। उन खाली खाली रिक्तिकाओं के अंदर क्या भर जाता है? द्रव्य भर जाता है। तब उनको हम क्या नाम देते हैं? रसधानी नाम देते हैं। ठीक है, आइए दूसरा बिंदु मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना इसके बारे में, रसधानी के बारे में। यहीं से प्रश्न बनता है नीट में। देखिए रसधानी से जो प्रश्न बनता है ना, मेन प्रश्न जो बनता है नीट में, वो सिर्फ एक ही बनता है मेनली, जो अब तक देखा गया वो ये कि रसधानी एक झिल्ली से आवृत होती है, जैसे लाइसोसोम भी एक झिल्ली से, ये भी एक झिल्ली से, लेकिन इस झिल्ली का नाम जो है वो जरूर याद रखना है आपने, और आप जानते भी हैं क्या नाम है। याद रखना, ये एकल झिल्ली आवृत कोशिकांग होता है। ठीक है, जिसकी, याद रखना, जिसकी झिल्ली को या जिसके आवरण को, भूल मत जाना, क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोला बेटा जी हमने इसको? टोनोप्लास्ट नाम दिया। बताइए, सिंपल सी चीज समझ में आ गई क्या? कि भैया वैक्यूल या रसधानी का ये जो आवरण जो होता है, जब इसके अंदर रस भर जाता है ना, तो वो रिक्तिका का जो आवरण है उसका एक स्पेसिफिक नाम हमने दिया, बस क्या? टोनोप्लास्ट। बताएं, क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए तीसरा बिंदु। अब आप पूछेंगे सर ये मिलती किसमें है? पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में? याद करिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताया था ना, याद आ रहा है? वैसे तो बहुत सारे अनगिनत अंतर हैं, लेकिन हमने कुछ देखे थे। याद करिए, एक बड़ी सी रिक्तिका देख लीजिए यहां पर, ये बड़ी सी रिक्तिका है जो पादप कोशिका के 90% क्षेत्र को घेरे रखती है। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, क्या बोला? कि मान लो ये एक कोशिका है, पादप कोशिका, जिसका ये केंद्रक है, और ये है बड़ी सी रिक्तिका जिसको हमने बोला है रसधानी। अब ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिक्तिका रसधानी, रिक्तिका रसधानी। मेरे भाई रिक्तिका का मतलब है खाली थैली, और जब उस थैली के अंदर आप कुछ भर दोगे, रस भर दोगे, पदार्थ भर दोगे, जल भर दोगे, आयन भर दोगे, उत्सर्जी पदार्थ भर दोगे, ऐसे पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं है कोशिका को, वो भर दोगे, तो कहीं ना कहीं वो रस जब अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो उस संरचना को हम क्या नाम देंगे? रसधानी नाम देंगे। तो आपने अगला बिंदु जो याद रखना है वो ये कि एक पादप कोशिका में एक बड़ी, क्या, एक बड़ी सी क्या मिलती है? रसधानी मिलती है, जो 90% क्षेत्र को घेरे रखती है। ये था बिंदु बेटा जी यहां पर तीसरा, ध्यान से सुनना। क्या? पादप कोशिका में 90% क्षेत्र, क्या बोला हमने? पादप कोशिका में 90% क्षेत्र एक रसधानी द्वारा घेरा जाता है। कैसे भी लिख सकते हैं, वे पादप कोशिका में 90% क्षेत्र कौन घेर रही है? रसधानी घेरती है। बताएं, क्या किसी बात समझ में आ गई? आप पूछेंगे सर जंतु कोशिका में नहीं होती? होती है मेरे भाई, होती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, ये भी लिख देता हूं। और जंतु कोशिका में कई, अब देखो क्या लिख रहा हूं, कई लिख रहा हूं, कई छोटी छोटी रसधानी पाई जाती है। अब आप बोलेंगे क्या सर सभी जंतुओं में? नहीं, कुछ जंतुओं में, बेटा, सभी जंतुओं में नहीं, कुछ जंतुओं की कोशिकाओं में छोटी छोटी होती है। देखो, एक संरचना बड़ी है, एक छोटी छोटी, तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? जो छोटी छोटी होंगी। तो छोटी छोटी रसधानियां मिलती हैं, लेकिन मेरे अंदर नहीं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिलती हैं, वो जंतु निम्न श्रेणी के होते हैं। याद रखना, वो जंतु कैसे होते हैं? निम्न श्रेणी के होते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा संघ अगर आपने नाम सुना हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज कृमि अगर नाम सुना हो, चपटे कृमि, गोल कृमि, इनके अंदर होती है। बड़े मैं बोलूंगा जो जटिल जो प्राणी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, मैं बोलूंगा जटिल जो होते हैं, उनमें नहीं होती है। निम्न श्रेणी के जो प्राणी होते हैं उनमें मिलती है, वो भी बहुत ना मात्र के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है पादप कोशिका के। देखो पादप कोशिका में तो एक है, वहीं जंतु में अगर कोशिका में मिल रही है मान लो 10 मिल रही है, तो संख्या किसकी ज्यादा होगी? जंतु कोशिका में होगी ना ज्यादा, लेकिन जंतु कोशिका में बहुत छोटी छोटी है। पादप कोशिका में पूरा 90% क्षेत्र घेरे रखी है। याद रखना, यह भी प्रश्न बनता है यहाँ पर क्या, कि पादप कोशिका में 90% क्षेत्र एक रसधानी द्वारा घेरा जाता है। याद रखना, भूल मत जाना। सिंपल से क्या, ये सिंपल से 3 बिंदु आपको रसधानी में याद रह सकते हैं। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब चौथा बिंदु आप पूछेंगे सर इतनी देर से आप बोल रहे हो रसधानी, आखिर इस रसधानी के अंदर कौन सा रस है? तो बताता हूं इसमें क्या मिलता है। देखिए, इनमें जल यानी पानी, ठीक है, जल है यानी पानी है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ हो सकते हैं। किसके उत्सर्जित पदार्थ? पादप कोशिका के उत्सर्जित पदार्थ इसके अंदर हो सकते हैं। और साथ साथ वे पदार्थ जिनका कोई उपयोग नहीं है, वे पदार्थ जिनका कोई उपयोग नहीं है, यानी अनुपयोगी पदार्थ बोल सकते हो। ऐसे पदार्थों को क्या बोलूंगा? अनुपयोगी। अनुपयोगी पदार्थ बोलूंगा ना। तो मेरे भाई मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि भैया इनमें क्या मिलेगा? भैया इनमें पानी मिल सकता है, इनमें उत्सर्जी पदार्थ मिल सकते हैं, इनमें ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनका कोई जरूरत नहीं है किसको? एक कोशिका को, वो अंदर अभी जरूरत नहीं, हो सकता है बाद में जरूरत। देखो इसको यूं समझो, देखो ध्यान से सुनो। मान लो मेरे घर पर मैं सब्जी लेकर आया, ठीक है, मान लो 5 तरह की सब्जी लेकर आया, ठीक है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक प्रकार की सब्जी बना रहा हूं। मान लो आज मैं भिंडी बना रहा हूं, मैं घिया लाया, मैं तोरई लाया, और मैं बैंगन लाया, और मैं टमाटर आलू लाया, सब कुछ लाया, लेकिन आज मैं भिंडी बना रहा हूं, बाकी सब्जियों की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए तो वो मेरे लिए क्या हो गई? उपयोगी की अनुपयोगी? आज के लिए अनुपयोगी। तो मैंने कहां रख दी? मैंने फ्रिज में रख दी। बाद में उनको उपयोग करा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। समझ में आया? उसी तरीके से मेरे पास बहुत सारा पैसा आया,
अब इतने सारे पैसे को मैं कहां रखूंगा? मैंने बैंक में रख दिया, आज मुझे जरूरत नहीं है लेकिन बाद में जरूरत पड़ सकती है, आज मेरे लिए वो उपयोगी नहीं है लेकिन बाद में तो पड़ सकती है, तो मैं उनको स्टोर करूंगा नहीं करूंगा? तो जरा सोचिए, ऐसे पदार्थ जिनका कोई उपयोग नहीं है, यानी वो अनुपयोगी पदार्थ हैं, लेकिन हो सकता है बाद में कभी जरूरत पड़ जाए, तो भैया राजधानी में से निकाल लो। समझ में आ गया? तो देखिए कोशिका क्या कर रही है, देखो कोशिका की एक तरीके से अलमारी है या नहीं है, सोचो क्या ये कोशिका की एक अलमारी है या नहीं है? सिंपल लैंग्वेज में बोला, क्या ये कोशिका की अलमारी है? हाँ है, स्टोर कर दो, जब जरूरत नहीं है स्टोर कर दो, जब जरूरत पड़ेगी, जब अभी अनुपयोगी है तो डाल दिया, जब उपयोग आएगा तो निकाल लेंगे। समझ में आया? तो याद रखना, जल को डाल दिया, उत्सर्जित पदार्थ को डाल दिया, ऐसे पदार्थों को डाल दिया जिनका उपयोग नहीं है लेकिन किंतु परंतु बाद में पड़ सकता है, तो निकाल लिया जाएगा, किससे? रसधानी से निकाल लिया जाता है। बताएं क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर उत्सर्जित पदार्थ अगर डाल दिए, उत्सर्जित पदार्थ डाल दिए, वो तो फिर कोशिका के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं मेरे भाई। अब क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पांचवा बिंदु, मान लो ये एक संरचना है और देखकर आपको पता ही लग गया होगा ये कौन है, ये अमीबा है। कौन है बेटा? अमीबा है, ठीक। और इस अमीबा में मान लो ये एक रसधानी है। कौन है बेटा? ये एक रसधानी है, और इस रसधानी के अंदर, ध्यान से सुनना, इस रसधानी के अंदर पड़ा हुआ है क्या? उत्सर्जी पदार्थ। क्या भरा पड़ा है? उत्सर्जी पदार्थ भरा पड़ा है। अब ये अमीबा क्या करेगा? सोचो, ये अमीबा की रसधानी क्या करेगी? ये धीरे 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 संकुचन कर करके क्या करके? संकुचन कर करके किसके पास आ रही है? देखकर मुझे बताएं, किसके पास आती हुई दिखाई दे रही है आपको? कोशिका की झिल्ली के पास आ गई और आकर फट गई, और फटने के बाद जो भी उत्सर्जित पदार्थ था वो बाहर निकाल दिया। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताएं, क्या अमीबा में रसधानी मिलती है? आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया मिल रही है, इट मींस मिल रही होगी। हाँ जी मिलती है। क्या ये रसधानी को मैं संकुचनशील रसधानी बोल सकता हूं? संकुचन का मतलब जो सिकुड़ते हुए किसके पास पहुंच रही है बेटा? कोशिका झिल्ली के पास पहुंच रही है, और क्या निकाल रही है बाहर? उत्सर्जन कर रही है, उत्सर्जित पदार्थ को निकाल रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अमीबा में संकुचनशील रसधानी मिलती है, जो जरा सोचो, जो उत्सर्जन में सहायता करती है, उत्सर्जन में सहायता करती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया? क्या ये आपको मीनिंग समझ में आया है कि ये जो रसधानी जो होती है, इसके अंदर अगर उत्सर्जित पदार्थ है तो ये रसधानी सिकुड़ते किसके पास पहुंच जाएगी? कोशिका झिल्ली के पास पहुंच जाएगी, और वहां फट जाएगी, और जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। आया मीनिंग समझ में? चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का। अब एक और चीज, आखिरी बिंदु बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आखिरी बिंदु है किसका बेटा? ध्यान से सुनना, किसका? रसधानी का। आपने प्रोटिस्टा जगत नाम सुना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। प्रोटिस्टा जगत जिसमें आधे जीवों को रखा जाता है। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते, आधे जीव का मतलब क्या होता है? पुराने जीव, प्राचीन प्रकार के जीव जो यूकैरियोट हैं। याद रखना, जो कैसे हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो आधे जीव है, किसके अंदर? प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो आधे जीव है, जैसे पैरामीशियम की बात कर लेता हूं। पैरामीशियम, मेरे ख्याल से आप सभी के पास जीव विज्ञान है तो ये नाम तो जरूर सुना होगा, 9वीं 10वीं कक्षा में आ जाता है। क्या? पैरामीशियम। ठीक है, तो बेटा जी आधे जीव या प्रोटिस्टा जगत के जीव जैसे पैरामीशियम में क्या रसधानी होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन वो रसधानी का कार्य क्या होता है बेटा? इनमें जो रसधानी मिलती है वो होती है खाद्य रसधानी। कौन सी रसधानी होती है? खाद्य रसधानी। अब जरा सोचिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रसधानी का कार्य क्या था। सोचिए, चीजों को संग्रहित करना। अब हो सकता है जो चीजें उसके अंदर आ रही हैं उस समय के लिए अनुपयोगी है लेकिन बाद में उपयोगी हो सकती है ना। तो जरा सोचिए, मैंने एक एग्जांपल बताया कि मैं क्या लेकर आया? खाद्य पदार्थ, भोजन लेकर आया था, सब्जियां लेकर आया था। जब जरूरत नहीं थी तो फ्रिज में डाल दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लूंगा। तो जरा सोचिए, मेरा फ्रिज जो है क्या वो एक स्टोरेज चेंबर है या नहीं, जहां पर मैं स्टोर कर रहा हूं, है ना? अब जरा सोचिए, ये रसधानी के नाम क्या लिखा हुआ है? खाद्य रसधानी, यानी ऐसी रसधानी जिसके अंदर खाद्य पदार्थ को संग्रहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? खाद्य पदार्थ को स्टोर किया जाएगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो भैया निकाल लेंगे। सीधी सी बात है। बताएं, ये खत्म हुआ है हमारा रसधानी। मैं आपको साफ तरीके पर बोल दूं कि रसधानी से जो प्रश्न बन सकते हैं नीट में, आइए मैं आपको बता देता हूं रसधानी से क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला, यहां से नहीं बनेगा लेकिन फिर भी याद रखना, रसधानी का निर्माण कैसे होता है? गोल्डी कैसे? हाँ जी, यहां से बनने के पूरे चांसेस होते हैं। ये रसधानी की जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है? भूल मत जाना मेरे भाई, क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहां से बन सकता है, हाँ बन सकता है, यहां से भी चांसेस थोड़े कम है लेकिन बन सकता है। पादप कोशिका में एक रसधानी जो होती है वो 90% क्षेत्र को क्या करती है? घेरे रखती है। जरूर याद रखना, भूल मत जाना। जंतु कोशिकाओं में कोई नहीं पूछने वाला है आपसे नीट में। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें क्या भरा रहता है? ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें, रसधानी तो रस भरा रहेगा। वो रस क्या हो सकता है? वो खाद्य पदार्थ हो सकता है, वो जल हो सकता है, उत्सर्जित पदार्थ हो सकता है, अनुपयोगी पदार्थ हो सकता है। उत्सर्जित पदार्थ है तो कहीं ना कहीं हमने जैसे अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ को इस रसधानी के द्वारा बाहर निकाल दिया, जिसको हमने संकुचनशील रसधानी बोला। जबकि हमने प्रोटिस्टा जगत में जो जीव मिल रहे हैं उनके अंदर जो रसधानी है वो क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। किसको? खाद्य पदार्थ को, उसको हमने खाद्य रसधानी बोला। बताइए, सिंपल सी बात थी। छोड़कर तो नहीं आएंगे ना, इससे अगर प्रश्न आएगा। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप सीरियस नोट पर सुन रहे हैं, सीरियसली सुन रहे हैं, ठीक है, प्रश्न यहीं से ही आएंगे। साफ तरीके से मैं आपको बोल देता हूं, प्रश्न यहीं से ही आएंगे। जो पढ़ा रहा हूं, आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? अब
नेक्स्ट, ये हमारे कितने कोशिकांग हो गए जरा सोचिए, 5। अब छठा कोशिकांग जिससे आने के चांसेस बहुत होते हैं प्रश्न नीट में, छठा जो कोशिकांग है वो है ये, नाम है इनका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगमगाते नहीं है, सिर्फ अलग से दिखाने के लिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये चलता हुआ धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जगमगाता हुआ धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया। बालक आप में से कोई ये मत पूछ लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया चमकते हैं क्या, नहीं चमकते नहीं है मेरे भाई, ये यहाँ पर एक एनिमेशन है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, बाकी ये चमकते नहीं है, धमकते नहीं है। हाँ, इनका कार्य आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऊर्जा ग्रह बोला जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का निर्माण करते हैं कौन मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। चलें आगे पढ़ना स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं किसी बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये है बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसकी एक एक चीज, एक एक बिंदु, एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु बेटा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कि भैया अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम भी याद रखना, हमारी बुक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम दिया हुआ है क्या, सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। सिंपल, कंफ्यूजन ये, सूत्रकणिका बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलो पहला बिंदु, सबसे पहला बिंदु, हम सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है। सबसे पहला बिंदु, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, तो याद रखना है वैज्ञानिक, याद रखना, भूल मत जाना बेटा। उस वैज्ञानिक का नाम है कॉलिकर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, कॉलिकर, जिसने कीड़े होते, कीड़े उनको क्या बोलते हैं, कीट, उन कीट में पेशी कोशिका में खोज करी थी या देखा था किसको बेटा जी, याद रखना किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या ये किसी बात समझ में आई है, नहीं आई है, देखो सामने, मान लो मैं कॉलिकर हूं, ठीक है, मैंने कीड़ा उठाया, मान लेते कोई सा कीट उठाया होगा, ठीक है, उस कीट के अंदर मांसपेशियां होंगी, हाँ जी होंगी, मैंने उन मांसपेशियों की कोशिका निकाली और उन कोशिकाओं के अंदर मैंने देखा किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, सीधा बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, कॉलिकर ने करी है। किसने करी है, कॉलिकर ने करी है। किसमें, उसने कीट की पेशी कोशिका, पेशी यानी मांसपेशीय कोशिका, मसल्स की जो कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, पेशी कोशिका में खोज करी। बताएं कितनी सी बात समझ में आ गई है। चलिए दूसरा ध्यान से सुनना। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक कौन, फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैज्ञानिक, यहां पर नहीं, जब हम केंद्रक पढ़ेंगे ना, जब हम गुणसूत्र पढ़ेंगे ना, जब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे ना, डीएनए पढ़ेंगे ना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वैज्ञानिक कौन, फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग यहां पर कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्लेमिंग ने कई कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और ध्यान से सुनना, और नाम दिया, क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, नाम दिया फिला। क्या नाम दिया, फिला नाम दिया। क्या आप माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम से जानते हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं सर हम तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका नाम से जानते हैं। तो इन्होंने नाम दिया क्या, फिला नाम दिया किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आप फाइनली मुझसे पूछेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैज्ञानिक, याद रखना, बेंडा वो वैज्ञानिक था, ध्यान से सुनना, बेंडा वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाम या शब्द दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की खोज या माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, बेंडा ने दिया था, भूलना नहीं है आपने। बताएं क्या ये सिंपल से 3 बिंदु याद हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में, सिंपल से, किसने खोज करी, साब कॉलिकर ने खोज करी, किसमें, कीड़ों की मांसपेशियों की कोशिका में खोज करी थी, किसने, कॉलिकर ने, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, पहला बिंदु। दूसरा, फ्लेमिंग ने इन माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारी कोशिकाओं में देखा था, बहुत सारी कई प्रकार की कोशिकाओं में देखा और नाम दे दिया क्या, फिला। अगर देखो ये वाला बिंदु अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अगर ना याद हो तो छोड़ देना, लेकिन मेरा दायित्व था आपको थोड़ा सा उजागर करना फ्लेमिंग के बारे में, क्योंकि ये वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में भी आएगा, यहां पर भी याद रख लेना, अगर याद रख सको तो। ये दोनों बिंदु तो जरूर याद रखना, पहला और तीसरा तो जरूर याद रखना। पहला खोज करता ये है, नाम करता ये है कौन, बेंडा ने नाम दिया, कॉलिकर ने खोजा। बताएं क्या ये सिंपल से 3 बिंदु माइटोकॉन्ड्रिया के याद हो जाएंगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, आइए अब चौथा बिंदु देखते हैं बेटा जी। यहां पर आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रयोगशाला बायो की अपने स्कूल में देखी है, देखी होगी, बायो की लैब देखी होगी, उस लैब में काम किया है, किया हो सकता है क्योंकि बहुत समय से स्कूल बंद है। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बताता हूं। जब आप लैब में जाते हो किसी कोशिका को देखने के लिए तो सबसे पहले आपको एक स्लाइड लेनी पड़ती है, आपने कांच की होती है स्लाइड, ठीक है, वो ली आपने, साफ कर दिया उसको, फिर आपको मान लो प्याज की झिल्ली की कोशिका लेनी है, तो आप प्याज लाए, उसकी झिल्ली निकाली, उस झिल्ली को आपने ब्लेड से काट लिया, काटने के बाद आपने उस स्लाइड के ऊपर रख दिया। अब रखने के बाद आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, रखने के बाद ग्लिसरीन में रखते हैं और ऊपर से ना कहीं डाई डालते हैं, डाई, कलर, डाई मतलब कलर, मैंने शायद डाई के बारे में आपको पहले भी बताया था ना, हम एक डाई डालते हैं जिससे वो कोशिकाएं रंगीन रूप से हमें दिखाई दे जाए। मीनिंग समझ में आया? तो अगर मुझे किसी कोशिका को देखना है तो मैं उसके ऊपर रंग डालूंगा ना, ताकि वो मुझे साफ साफ दिखाई दे। अब प्रश्न आता है कि कोशिका के ऊपर रंग डाला, कोशिका को देखने के लिए आपने डाई का इस्तेमाल किया, सर इतने सारे जो कोशिका के अंगक हैं इनको देखने के लिए डाई इस्तेमाल होती है क्या? हाँ होती है, और पर्टिकुलरली याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशली जो डाई इस्तेमाल की जाती है देखने के लिए, ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बोलूंगा माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक अभिरंजन डाई का इस्तेमाल होता है, का उपयोग होता है। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? क्या कहना चाह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, उसको देखने के लिए एक हमने अभिरंजन करना पड़ेगा, अभिरंजन याद रखना, रंग देना पड़ेगा उसको, रंग देने के लिए हम डाई का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी डाई? उस डाई का नाम याद रखना बेटा जी, उस अभिरंजन डाई का इस्तेमाल करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए की जाती है। उस डाई का नाम अगर याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखना, जेनस ग्रीन। क्या नाम है? जेनस ग्रीन वो डाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसको देखने के लिए भैया? माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए। भूल मत जाना इतनी सी बात को। चलें आगे, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु बेटा जी, अब यहां पर कितने बिंदु हो गए? 4। नेक्स्ट 5वां बिंदु। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में कितनी होती है? पूछेंगे ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में कितनी होती है?
है ना। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, जरा सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ऊर्जा। इसलिए इसको ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब आप मुझे बताना, मेरी एक यहां की त्वचा की कोशिका और एक मेरे पैरों के जांघ की कोशिका, ठीक है, किसका उपयोग ज्यादा है मेरे जीवन में? मैं चल रहा हूं और मेरी इस त्वचा की कोशिका, सोचिए कौन सी कोशिका का कार्य ज्यादा है, कौन सी कोशिका को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है? ऑब्वियस सी बात है, मेरे जांघों की जो कोशिका, मेरे पैरों की जो कोशिका है, उनको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता मेरे जीवन में ज्यादा है। तो सीधी सी बात बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहां ज्यादा होगी? उस कोशिका में ज्यादा होगी जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, उस कोशिका में कम होगी जिसकी क्रियाशीलता कम है। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंड करती है कोशिका की क्रियाशीलता पर। याद रखना, इनकी संख्या कोशिका की, इनकी संख्या कोशिका की क्रियाशीलता पर आधारित होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं किसकी कोशिका में होते हैं? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसकी कोशिका में मिलते हैं? याद रखना, कीटों की, कौन सी? उड़नशील कीटों की, उड़नशील कीटों की मांसपेशीय कोशिका जो होती है उनमें मिलती है। याद रखना, जो उड़ने वाले जो कीट होते हैं, उड़ने वाले जो कीट होते हैं, उनकी जो मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, उनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। बोलेंगे कितने? मैं आपको बताता हूं, एक कोशिका में लगभग 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। सोचो, एक कोशिका में 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं अपनी मांसपेशियों की कोशिका के बारे में बात करूं, मेरी मांसपेशियों की कोशिका की अगर मैं बात करूं, तो हमारी एक मांसपेशीय कोशिका में लगभग 10 से 30 हजार, कितना? 10 से 30 हजार क्या मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो कहने वाली बात थी क्या, समझने वाली बात थी क्या, कि भैया जितनी ज्यादा क्रियाशीलता होगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी एक कोशिका को, उसमें उतने ही ज्यादा क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये सिंपल सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए छठा बिंदु, ध्यान से सुनना। अब हम देखने वाले हैं संरचना। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा जी? संरचना। किसकी संरचना देखने वाले हैं? अब ये छठा बिंदु है, वो है हमारी संरचना किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे पहला बिंदु, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें 2 आवरण होते हैं। 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं। आपको 2 दिख रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, एक ही दिख रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा आवरण जो है वो अंदर की तरफ कुछ घुमावदार संरचनाएं पैदा कर रहा है या नहीं पैदा कर रहा? बोलेंगे हां सर, बिल्कुल पैदा करिए। ये बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली, और ये है अंतः झिल्ली। ठीक है, अब इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो खाली जगह है, इसको बोला जाता है, याद रखना, परि। ध्यान से सुनना, क्या? परि, सूत्रकणिकीय अवकाश। बता मेरे भाई, सिंपल सी बात समझ में आई क्या? एक बाहरी झिल्ली है यानी एक बाहरी आवरण है, और एक अंतः आवरण है। दोनों के बीच में जो खाली जगह है, अवकाश जो है, उसको हमने क्या नाम दिया? परिसूत्रकणिकीय अवकाश। बताएं, सिंपल सी बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर ये जो अंदरूनी झिल्ली है, ये जो अंतः झिल्ली है, इसने अंदर की तरफ फोल्ड बनाए हैं, अंदर की तरफ घूम गई है, इनको क्या बोलते हैं? तो बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, बोला जाता है क्रिस्टी। याद रखना, क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी नाम देते हैं। क्रिस्टी क्या था? क्या था क्रिस्टी? क्रिस्टी अंदरूनी झिल्ली का वो घुमाव था जो अंदर की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ पैदा हुआ था। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब अंदर क्या मिल रहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिल रहा है? बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक द्रव्य मिल रहा है, जिसको किसने घेर रखा है? इस अंतः झिल्ली ने घेर रखा है इस द्रव्य को। यह द्रव्य जो होता है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, जिसको हम आधात्री भी बोलते हैं। या तो मैट्रिक्स बोल दीजिए या आधात्री बोल दीजिए, एक ही चीज है। आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स या आधात्री क्या है, आप सीधा बोलेंगे मैट्रिक्स या आधात्री। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव्य है जिसको घेर रखा है किसने? अंदरूनी झिल्ली ने। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें मिलेगा क्या? इसके अंदर मिलेगा क्या? मैं आपको जल्दी से बताता हूं। इसके अंदर एक डीएनए, एक गोलाकार डीएनए मिलता है। ठीक है, और क्या मिल रहा है? और बेटा जी इसके अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको बताया भी था, और इसके अंदर मिल रहा है राइबोसोम। क्या मिल रहा है? राइबोसोम मिल रहा है इस आधात्री के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, इस तरल के अंदर। अंदर ये जो तरल है, अंदर ये जो द्रव्य है, अंदर ये जो फ्लूइड है, अंदर ये जो लिक्विड है, इसके अंदर क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है, गोलाकार डीएनए मिल रहा है। हां जी मिल रहा है। इसके अंदर राइबोसोम मिल रहा है। हां जी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है राइबोसोम। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये सिंपल सी संरचना समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी, अच्छा ये राइबोसोम कौन सा मिल रहा है ये तो बताने की जरूरत नहीं, कई बार बता चुका हूं 70 से। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है ना बेटा, इस क्रिस्टी को जरा ध्यान से देखना। इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये सारी क्रिस्टी पर होंगी, मैंने सिर्फ एक पर बनाई है, ये सभी पर होती हैं। ठीक है, इतना कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, सभी के ऊपर होती हैं ये संरचनाएं। इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनना बेटा जी, ये जो संरचनाएं हैं, इस संरचना को मैं बाहर बना रहा हूं या यहां पर नाम लिख देता हूं, इन संरचनाओं को बोला जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, और यही ऑक्सीसोम जिनका एक और नाम है, याद रखना, F0
F1 कण भी बोला जाता है। याद रखना, इनको हमने F0 F1 कण भी बोला है और ऑक्सीसोम भी बोला है, जो किस पर मिल रहे हैं बेटा जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये मिल रहे हैं, किस पर मिल रहे हैं, क्रिस्टी पर मिल रहे हैं। किस पर मिल रहे हैं, क्रिस्टी पर मिल रहे हैं। तो क्रिस्टी वो अंदरूनी झिल्ली के फोल्ड थे जिन पर ये कुछ संरचनाएं मिलती हैं जिनका नाम है ऑक्सीसोम या F0 F1 कण। अब आप पूछेंगे सर ये क्या कार्य कर रहे हैं? बेटा यही वो संरचनाएं हैं जो ऊर्जा का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? ऊर्जा का निर्माण करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी पूरा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रह रहा है, मामूली सी चीज रह रही है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर भूल जाएंगे, इसलिए मैं याद दिलाने के लिए वापस आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा जी ये हमने आज 6 बिंदु देख लिए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये आपने सारी की सारी चीजें याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो तक मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब आज हमने क्या क्या देखा? हमने 3 कोशिकाएं देखा, हमने लाइसोसोम देखा, हमने रसधानी देखा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट हो चुका है, ये मानकर चलना माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी चीज रहेगी, मात्र 2 से 3 बिंदु रह गए। मैं जानबूझकर आज नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आज पढ़ा दिया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भूल जाओगे, इसलिए मैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा और फिर रिमाइंड करूंगा, याद दिलाऊंगा क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा जी लाइसोसोम पढ़ा, आत्मघाती थैली होती है, पाचनीय एंजाइम होते हैं जो सूक्ष्म जीवों का भी पाचन कर देते हैं और अंतःकोशिकीय पाचन भी कर देते हैं। ठीक है, और जो अक्रियाशील कोशिकाएं होती हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। फिर हमने बात करी रसधानी की, भैया रसधानी क्या थी? खाली रिक्तिकाएं थी, जब उनके अंदर रस भर जाएगा तो वो रसधानी होंगी, जिनकी एक झिल्ली जो उसका नाम है टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में 90% क्षेत्र जो है वो कौन घेरे रखती है? रसधानी घेरे रखती है। सिंपल सी चीज थी। ठीक है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी मिलती है जो उत्सर्जन में सहायता करती है, जबकि आधे जीव जो होते हैं उनके अंदर खाद्य रसधानी मिलती है जिसके अंदर खाद्य पदार्थ संचित होता है। फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा जी सूत्रकणिका, ये सूत्रकणिका की खोज किसने करी है? कॉलिकर ने। नाम किसने दिया? बेंडा ने। इनकी संख्या डिपेंड करेगी किस पर? कोशिका की क्रियाशीलता पर डिपेंड करेगी। इनको देखने के लिए कहीं ना कहीं इनका अभिरंजन करना पड़ेगा एक डाई की सहायता से जिसका नाम है जेनस ग्रीन डाई। संरचना हमने देखी, 2 आवरण है जिसमें एक बाहरी है और एक अंदरूनी। अंदरूनी अंदर की तरफ फोल्ड बना रहा है जिसका नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है वो फोल्ड थे। अंदरूनी आवरण के अंदर जो द्रव्य मिल रहा है उसका नाम है आधात्री यानी मैट्रिक्स, जिसमें मिल रहा है गोलाकार डीएनए और 70 एस राइबोसोम्स। क्रिस्टी पर मिल रहे हैं ऑक्सीसोम्स F0 F1 कण, वही उत्तरदायी है किसके निर्माण के लिए? एनर्जी के निर्माण के लिए, यानी ऊर्जा के निर्माण के लिए। ये आज हमने पढ़ा है। अब समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, किस कोशिका अंगकों को आत्मघाती थैली कहा जाता है? कौन से कोशिका अंगक है जिनको आत्मघाती थैली कहते हैं? गोल्जिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? जल्दी से आंसर बताएं। सीरियसली अगर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर बता देंगे। दूसरा प्रश्न बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? कॉलिकर, बेंडा, फ्लेमिंग, पॉटर? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था कि कौन सा कोशिका अंगक है जिसे हम आत्मघाती थैली बोलते हैं? सीधा आंसर, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। अक्रिय कोशिका जो होती है, अक्रियाशील कोशिका जो होती है उनको नष्ट कर देते हैं, फट जाता है, कोशिका नष्ट हो जाती है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने। खोज किसने करी थी? कॉलिकर ने। फिला किसने नाम दिया था? फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने। मेरे ख्याल से एक एक बच्चे जिसने पूरा लेक्चर देखा है, दोनों के आंसर सही होंगे। ठीक है, होमवर्क मिलेगा बेटा जी, होमवर्क सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा बच गया वो तो पढ़ेंगे और अगला कोशिका पढ़ेंगे क्या? लवक यानी प्लास्टिड। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।